हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में नए चैप्टर विद्युत सेल से एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एवं इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश एवं विद्युत धारा। ये हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक हमारे चैप्टर विद्युत सेल से संबंधित है। तो पहले हम देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। जैसे जब हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, यांत्रिकी में पढ़ते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि हर द्रव्य या वस्तु के पास अपना एक द्रव्यमान होता है। यानी जिस प्रकार से किसी भी पिंड का द्रव्यमान होता है, एक पिंड दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसको हम लिखते हैं F = G m1m2/r²। तो यहाँ से द्रव्यमान की परिभाषा बन के आती है कि किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल को लगाती है। बिल्कुल इसी तरह से आवेश किसी वस्तु में वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी अन्य आवेश से युक्त वस्तु पर विद्युत बल का आरोपण करती है या विद्युत बल लगाती है। तो यम के कारण, द्रव्यमान के कारण कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी प्रकार से विद्युत आवेश के कारण कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। तो वहीं से विद्युत आवेश की परिभाषा बन के आएगी कि किसी वस्तु में वह गुण जिसके कारण इसी गुण से युक्त किसी अन्य वस्तु पर वह विद्युत बल को आरोपित करती है। तो आवेश की छोटी सी परिभाषा, किसी वस्तु में स्थित या निहित वह गुण जिसके कारण इसी गुण से युक्त किसी अन्य वस्तु पर यह विद्युत बल आरोपित करती है। विद्युत बल आरोपित करती है। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु में वह गुण जिसके कारण इसी गुण से युक्त वह किसी अन्य वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। उसी प्रकार से विद्युत आवेश किसी वस्तु में निहित वह गुण जिसके कारण इसी गुण से युक्त किसी अन्य वस्तु पर वह विद्युत बल लगाती है। अच्छा, ये हो गया। अब आवेश प्रत्येक वस्तु में होता है। आवेश प्रत्येक वस्तु में होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि नेट आवेश वस्तु में हो। जैसे अब अगर हम एक एटम को लें जिससे कि प्रत्येक पदार्थ बना होता है। एटम को लेते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो जितना चार्ज प्रोटॉन पर होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इस एटम पर नेट चार्ज, नेट आवेश क्या होगा? शून्य हो जाता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। दोनों मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो नेट आवेश, ध्यान दीजिएगा, नेट आवेश शून्य होता है। लेकिन इस एटम पर आवेश तो है, कुछ माइनस आवेश है, कुछ प्लस आवेश है। जितना माइनस आवेश है उतना प्लस आवेश है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एटम में आवेश नहीं है। आवेश है, लेकिन नेट आवेश क्या है? शून्य है, क्योंकि जितना माइनस आवेश है उतना ही प्लस आवेश है। लेकिन द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान में क्या होता है? कुछ अगर यहाँ से आवेश जोड़ें
तो आवेश, नेट आवेश बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश प्लस प्रोटॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश ऋण होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश धन होता है और दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाता है, या नेट द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान, EM लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तो इलेक्ट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा, प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होगा और न्यूट्रॉन में भी द्रव्यमान होगा। चूंकि द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है तो एटम, पूरे एटम में नेट द्रव्यमान रहेगा, जिसको हम अगर कैपिटल M लिखें तो पूरे एटम में नेट द्रव्यमान रहेगा, लेकिन पूरे एटम में नेट चार्ज क्या होगा, नेट आवेश क्या होगा, जीरो होगा। तो इस स्थिति में इस एटम से बना हुआ कोई वस्तु होता है तो उस वस्तु पर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन उसी वस्तु का नेट द्रव्यमान जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक एटम का अपना द्रव्यमान है और सभी एटम का द्रव्यमान मिलकर के उस वस्तु का नेट द्रव्यमान बना लेता है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु पर नेट चार्ज हो जाता है। नेट चार्ज होने का आशय है कि मान लेते हैं इस एटम से, इस परमाणु से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से। तो अब क्या हो गया, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपने साथ माइनस चार्ज लेकर के भी निकला है। तो अब प्लस चार्ज ज़्यादा हो गया, माइनस चार्ज कम हो गया, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज अधिक है, माइनस चार्ज कम है, तो नेट चार्ज प्लस में आ जाएगा। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट आवेश पॉजिटिव हो गया। तो क्या मिला कि अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है और प्रोटॉन पर चूंकि प्लस आवेश होता है तो नेट आवेश उस एटम पर हो जाता है। इसी तरह से अगर तमाम एटम पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाए तो पूरे वस्तु पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी स्थिति में ऐसा होता है, किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं एटम से तो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव एटम से बनी हुई वस्तु क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन इस एटम में जुड़ जाए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो ऐसी स्थिति में ऋण आवेश एटम में ज़्यादा हो गया, और ऋण आवेश जब एटम में ज़्यादा हो गया तो एटम क्या हो गया, ऋण आवेशित हो गया। और इसी प्रकार के ऋण आवेशित एटम से बनी हुई जो वस्तु है वो क्या होगी, ऋणात्मक वस्तु हो गई, ऋण आवेश से युक्त वस्तु हो गई। तो जब कभी किसी वस्तु के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, और उस वस्तु के एटम से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो वस्तु क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि वस्तु पर नेट आवेश जो होता है वो धन आवेश भी हो सकता है और ऋण आवेश भी हो सकता है। तो इसका आशय है कि किसी वस्तु पर दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आइए लिखते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या, धन आवेश कब होगा, जब वस्तु के परमाणु से, एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। तो एटम से इलेक्ट्रॉन निकला, एटम हो गया धन आवेशित। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश था, थोड़ा सा ऋण आवेश निकल गया। अब प्रोटॉन पर जो धन आवेश था वो ज़्यादा हो गया। जब प्रोटॉन पर धन आवेश ज़्यादा हो गया तो एटम क्या हो गया, धन आवेशित हो गया। और इस प्रकार के धन आवेशित एटम से बना हुआ जो वस्तु है वो क्या हो गया, धन आवेशित हो गया, यानी वस्तु पर धन आवेश हो गया। अब ऋण आवेश कैसे होगा, ऋण आवेश जब वस्तु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेकर के आया क्या, ऋण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश लेकर के आया। अब ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, धन आवेश वाले प्रोटॉन कम हो गए, तो वस्तु पर क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो
आवेश दो प्रकार के होते हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। आवेश का मात्रक, जैसे वस्तु में द्रव्यमान होता है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो उसी प्रकार से वस्तु में अगर आवेश है, नेट आवेश है, हमने पहले बता दिया कि आवेश हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित रूप से होता है। तो अगर नेट आवेश है तो उस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। उस आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और इसे लिखते हैं सी से, इसे सी से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और, दो वस्तुएं हैं, एक पर धन आवेश है दूसरे पर ऋण आवेश है, तो यदि दोनों वस्तुओं को किसी चालक तार से जोड़ दें या दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क करा दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दोनों पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में हो जाता है। एक पर आवेश धन आवेश है, जैसे 10 कूलाम, अब हमने आवेश का मात्रा कूलाम ले लिया है तो आवेश की मात्रा को हम कूलाम में लिखेंगे। तो एक वस्तु पर 10 कूलाम का मात्रक है, एक वस्तु पर 10 कूलाम का आवेश है और दूसरे वस्तु पर -6 कूलाम का आवेश है। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु, दोनों वस्तु को हम किसी तार से क्या किए, जोड़ दिए इस तरह से। तो अब इन वस्तुओं पर आवेश बराबर बराबर मात्रा में हो जाएगा, तो कुल आवेश जितना है आधा इस पर चला जाएगा आधा इस पर चला जाएगा। तो कुल आवेश कितना है, कुल आवेश बराबर 10 कूलाम एक पर है प्लस -6 कूलाम एक पर है, और कुल मिला क्या हो गए प्लस 4 कूलाम। अब ये कुल नेट आवेश 4 कूलाम है, ये 4 कूलाम दोनों वस्तुओं पर बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी जब तार से जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक वस्तु पर 2 कूलाम का आवेश और दूसरे वस्तु पर भी 2 कूलाम का आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये 2 कूलाम और 2 कूलाम। तो इस तरह से हम यदि दो वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार के चार्ज है या किसी वस्तु पर कम चार्ज है किसी वस्तु पर ज़्यादा चार्ज है और दोनों को एक तार से जोड़ दें, तो आवेश का स्थानांतरण दोनों वस्तुओं में होने लगता है, ट्रांसफर दोनों वस्तुओं में होने लगता है और तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर बराबर आवेश न हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं एक वस्तु ये है, इस पर 10 कूलाम का आवेश है, दूसरी वस्तु ये है, इस पर 2 कूलाम का आवेश है। अब इसको तार से हमने जोड़ दिया, तार से हमने जोड़ दिया तो इसका आवेश ज़्यादा है, इसका आवेश कम है। अब ये ज़्यादा आवेश इस तरफ स्थानांतरित होगा तब तक होगा जब तक कि दोनों पर बराबर ना हो जाए। तो बराबर कब होगे, 10 कूलाम ये है 2 कूलाम ये है, दोनों कितना मिलके हो गए 12 कूलाम। अब 12 कूलाम दो बराबर भागों में बटेगा, 6 कूलाम इस पर आएगा 6 कूलाम इस पर आएगा, तो क्या हो गया 6 कूलाम यहाँ हो गया और 6 कूलाम यहाँ। तो आवेश में यह गुण होता है कि यदि दो वस्तुएं जिन पर आवेश है एक दूसरे से किसी तार से किसी कंडक्टर से जुड़ी होती हैं तो आवेश का स्थानांतरण लगातार होता रहता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों पर आवेश एक समान न हो जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि एक वस्तु पर इतना कूलाम का आवेश है दूसरे वस्तु पर इतना कूलाम का आवेश है, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया गया तो दोनों वस्तुओं पर कितना चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले वस्तु पर मान लेते हैं Q1 कूलाम का आवेश है, दूसरे वस्तु पर मान लेते हैं Q2 कूलाम का आवेश है, दोनों वस्तु को एक तार से जोड़ दिए, एक तार से जोड़ दिए का मतलब दोनों आवेश को जोड़ दिए। तो प्रत्येक वस्तु पर कितना आवेश हो जाएगा, दोनों आवेश को जोड़ दिया है, दो वस्तुएं हैं 2 से भाग दे दिया, Q1 + Q2/2 एक वस्तु पर आवेश हो गया जिसको हम अगर Q लिखे तो Q बराबर क्या हो जाएगा Q1 + Q2/2। इस तरह से हम निकालेंगे। एकदम मुंह जबानी सवाल बोला गया, आंसर आपके जवान पे। एक वस्तु पर 20 कूलाम का आवेश है, दूसरे वस्तु पर 10 कूलाम का आवेश है, प्रत्येक वस्तु को एक तार से जोड़ दिया गया तो प्रत्येक वस्तु पर कितना आवेश हो जाएगा, 20 कूलाम एक पर, दूसरे पर 10 कूलाम, दोनों जोड़ दिया 30 कूलाम, 2 से भाग दे दिया 15 कूलाम दोनों पर बढ़ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से यदि किसी वस्तु पर अलग आवेश है दूसरे वस्तु पर अलग आवेश है, दोनों को एक वायर से जोड़ दिए तो आवेश का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश एक समान न हो जाए। तो ये हमारा हो गया आवेश का स्थानांतरण। अब जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो यहीं से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रिक
करेंट, विद्युत धारा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है विद्युत धारा, वस्तुतः इसका नाम विद्युत आवेश धारा होता है, विद्युत आवेश धारा, और इसको शॉर्ट में कहते हैं विद्युत धारा। तो जैसे जल का प्रवाह अगर हो तो हम कहते हैं जल धारा, हवा का प्रवाह हो तो हम कहते हैं वायु धारा। इसी तरह से अगर विद्युत आवेश का प्रवाह हो तो हम कहेंगे विद्युत आवेश धारा, या छोटे में विद्युत धारा। तो छोटी सी परिभाषा बन के आती है कि दो बिंदुओं के बीच यदि विद्युत आवेश का प्रवाह होता है तो कहते हैं कि विद्युत धारा है। तो क्या हो गया, विद्युत आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया और दूसरा बिंदु यहाँ हो गया, इन दोनों बिंदुओं को किसी वायर से हमने, तार से हमने जोड़ लिया, और यहाँ पर अगर आवेश हो, जैसे हमने कहा कि एक बिंदु एक वस्तु पर कुछ आवेश हो, दूसरे वस्तु पर कुछ आवेश हो, दोनों वस्तु को एक कंडक्टर से एक तार से हमने जोड़ लिया, तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा, और आवेश तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं पर एक बराबर आवेश न हो जाए। तो अब इस वायर के माध्यम से आवेश का प्रवाह होने लगता है। इसी को कहते हैं कि देखिए भाई विद्युत धारा चल रही है, विद्युत धारा चल रही है। अब अनायास ही विद्युत धारा नहीं चलेगी, ऐसे ही आवेश का प्रवाह नहीं होगा। इसके लिए ये होगा कि कहीं से हम आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश को चलने के लिए फोर्स को अप्लाई करें, या आवेश को इतना एनर्जी दे कि वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने लगे। जैसे अब यहाँ पर अगर आवेश न हो, आवेश न होने का मतलब नेट चार्ज न हो, नेट आवेश क्या हो, जीरो हो, और यहाँ पर भी नेट आवेश जीरो हो, तो अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम वायर से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन नेट आवेश तो शून्य है, परंतु आवेश दोनों जगह है, कुछ ऋण आवेश है, कुछ धन आवेश। हमने पहले ही बता दिया कि कहीं पर भी आवेश शून्य नहीं होता, नेट आवेश शून्य होता है। तो आवेश जब धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होते हैं तो नेट आवेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर धन आवेश भी है, ऋण आवेश भी है, दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए नेट आवेश जीरो है। यहाँ पर भी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर है, लेकिन नेट आवेश क्या है, जीरो। तो ऐसी स्थिति में आवेश का प्रवाह क्या होगा, यहाँ पर कोई फोर्स अगर लगा दे या किसी तरह से यहाँ पर आवेश अधिक कर दे, आवेश क्या कर दे, अधिक कर दे, और यहाँ पर आवेश कम कर दे, तो क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह अधिक आवेश से कम आवेश की तरफ होने लगेगा, और हम कहेंगे कि विद्युत धारा चल रही है, विद्युत धारा बह रही है। तो अब दो बिंदुओं के बीच यदि आवेश का अंतर होता है तो विद्युत धारा बहती है, और अगर आवेश का अंतर नहीं होता है तो विद्युत धारा नहीं बहती है। तो पहले तो आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन आवेश के प्रवाह के लिए क्या होना चाहिए, आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं पर आवेश की मात्रा में अंतर होना चाहिए। अगर अंतर नहीं है तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अब अगर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा है तो एक और बात बन के आती है कि इस विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ क्या है, इंटेंसिटी क्या है, उसको हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं पर आवेश की मात्रा का अंतर होना चाहिए। क्या कैसे होना चाहिए, एक बिंदु पर मान लीजिए प्लस आवेश Q1 है और दूसरे बिंदु पर प्लस आवेश Q2 है, तो क्या होना चाहिए, ये Q1 है और दूसरे पर क्या है, Q2 है। तो या तो Q1 Q2 से बड़ा हो तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा, या और Q2 Q1 से बड़ा हो
तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। एक हो गया। दूसरा आगे हम पढ़ेंगे कि एक बिंदु हाई पोटेंशियल पर हो और दूसरा बिंदु लो पोटेंशियल पर हो। एक बिंदु हाई पोटेंशियल पर हो, दूसरा बिंदु लो पोटेंशियल पर हो। तो पहला तो ये होना चाहिए कि आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच आवेश की मात्रा में अंतर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभव अंतर कहते हैं, विभवांतर होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए? नंबर एक, आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच आवेश की मात्रा में अंतर होना चाहिए। एक पर आवेश Q1 है, दूसरे पर आवेश Q2 है, तो या तो Q1 Q2 से बड़ा हो या तो Q2 Q1 से बड़ा हो, तो आवेश का प्रवाह जिधर ज़्यादा आवेश होगा कम आवेश की ओर होगा। दूसरा, आवेश के प्रवाह के लिए दोनों बिंदुओं के बीच विभव अंतर होना चाहिए। एक पर विभव ज़्यादा हो, दूसरे पर विभव कम हो, तो विभव अंतर के कारण आवेश का प्रवाह होगा। अब दोनों बिंदुओं पर आवेश के अंतर के लिए या विभव के अंतर के लिए हम जिस सोर्स का उपयोग करते हैं उसी सोर्स को हम क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। यानी आवेश के प्रवाह के लिए हमें एक ऐसे सोर्स की आवश्यकता है जो दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित कर दे या जो दो बिंदुओं के बीच चार्ज में अंतर स्थापित कर दे। एक बिंदु पर चार्ज ज़्यादा, दूसरे बिंदु पर चार्ज कम। तो ये हो गया हमारा। अब यहीं से हम देखते हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। बताइएगा, इस बिंदु पर नेट चार्ज नहीं है, 0 है। इस बिंदु पर नेट चार्ज 10 कूलम है। तो अंतर कितना हो गया? अंतर चार्ज का, आवेश का अंतर कितना हो गया? 10 - 0 बराबर 10 कूलम। ये हो गया 10 कूलम और 0 कूलम। दूसरा, एक बिंदु है जिस पर 5 कूलम का आवेश है, दूसरा बिंदु है उस पर -5 कूलम का आवेश है। जब आवेश की बात होती है तो वहाँ नेट आवेश की चर्चा हम करते हैं। तो एक बिंदु पर 5 कूलम का आवेश है, दूसरे बिंदु पर -5 कूलम का आवेश है। तो अब आवेश का अंतर क्या हो गया? एक पर 5 कूलम है माइनस, दूसरे पर -5 कूलम है। कितना हो गया? 10 कूलम का अंतर हो गया। और तीसरा, यहाँ पर पहले पर आवेश 0 कूलम है और दूसरे पर आवेश -5 कूलम है, -5 कूलम है। तो क्या हो गया? एक पर 0 है, अब आवेश का अंतर क्या हो जाएगा? आवेश का अंतर 0 पहले पर था, -5 दूसरे पर है। क्या हो गया? 0 -5 मिलकर प्लस हो गया, +5 कूलम। तो क्या हो गया? अंतर स्थापित करने के लिए एक बिंदु पर आवेश हो सकता है, दूसरे पर नहीं हो सकता है। एक बिंदु पर आवेश प्लस में हो सकता है, दूसरे बिंदु पर आवेश माइनस में हो सकता है। एक बिंदु पर आवेश नहीं हो सकता है, दूसरे बिंदु पर आवेश माइनस में हो सकता है। तो इस तरह से आवेश का अंतर दो बिंदुओं के बीच अगर होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी आवेश के अंतर को स्थापित करने के लिए हम विद्युत सेल को आरोपित करते हैं। तो विद्युत सेल की यहीं से परिभाषा बन के आती है कि विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के प्रवाह के लिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित करता है। आवेश के प्रवाह के लिए आवेश को विद्युत ऊर्जा देता है। आवेश को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी और जिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो विद्युत ऊर्जा होती है। तो आवेश को चलने के लिए यदि ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो ऊर्जा विद्युत सेल प्रोवाइड करता है और विद्युत सेल के अंदर विद्युत ऊर्जा होती है। तो विद्युत सेल का काम क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित कर देना, आवेश को ऊर्जा दे देना, या फिर दो बिंदुओं में एक बिंदु पर अधिक आवेश और दूसरे बिंदु पर कम आवेश दे देना, ताकि दोनों बिंदुओं के बीच आवेश का अंतर हो जाए और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। तो विद्युत सेल को हम फिगर बनाकर देखते हैं। तो ये दो बिंदु हो गए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो एक तार से हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से केवल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, इस बिंदु पर नेट चार्ज 0 है, इस बिंदु पर नेट चार्ज 0 है। तो दोनों बिंदुओं पर नेट चार्ज 0 है। तो एक सेल ऐसी युक्ति होती है, सेल को इस तरह से दिखाते हैं और सेल पर दो टर्मिनल होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड
पर धन आवेश होता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश। ये हमारा सेल का सिंबल है। इसमें दो इलेक्ट्रोड, ये है और दूसरा ये है। पहले इलेक्ट्रोड पर धन आवेश और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश। धन आवेश वाले इलेक्ट्रोड को बड़ा बनाते हैं, ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रोड को छोटा बनाते हैं। अब इस सेल को अगर हम इस बिंदु से जोड़ते हैं और इस सेल को इस बिंदु से जोड़ दें तो आप देखते हैं यहाँ पर 0 चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत यहाँ पहुँच गया और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर चार्ज नहीं होता है वहाँ पर चार्ज जाता है। तो ये निगेटिव चार्ज तुरंत यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। विद्युत धारा का प्रवाह इस तरह से होने लगा। ये क्या हो गया, विद्युत धारा चलने लगी। अब विद्युत धारा चलने लगी है, आवेश का स्थानांतरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होने लगा है। तो ये सेल क्या किया, सेल इस पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पॉइंट को नेगेटिव चार्ज दे दिया गया। दोनों पॉइंट के बीच, और ध्यान रखिएगा इस सेल में जितना ये पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही ये नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर 10 कूलाम का ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये 10 कूलाम का नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर जो कूलाम पहुँचा 10 कूलाम पहुँचा, यहाँ पर जो कूलाम पहुँचा 10 कूलाम पहुँचा। अब दोनों पॉइंट के बीच आवेश का अंतर क्या हो गया, 10 कूलाम माइनस 10 कूलाम, क्या हो गया 20 कूलाम हो गया। 20 कूलाम का अंतर हो गया। इसी अंतर के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए जो युक्ति हम उपयोग किए हैं वही क्या है, विद्युत सेल है। और विद्युत सेल को क्या कह सकते हैं, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश का अंतर स्थापित कर देता है और विभव का अंतर स्थापित कर देता है। यहाँ पर चार्ज अधिक है, धनात्मक चार्ज को अधिक मानते हैं, ऋणात्मक चार्ज को कम मानते हैं। तो ये धनात्मक चार्ज है, अधिक है। तो जहाँ अधिक चार्ज होता है वहाँ वोल्टेज विभव अधिक होता है। यानी विभव यहाँ क्या हो गया, अधिक हो गया, और यहाँ विभव क्या हो गया, कम हो गया, कम विभव। तो विभव का अंतर हो गया, यहाँ अधिक विभव, यहाँ कम विभव, तो आवेश का प्रवाह होने लगा। तो विद्युत सेल क्या हो गया, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर स्थापित कर देती है, या जो दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर स्थापित कर देती है। और दोनों बिंदुओं के बीच यदि परिपथ को पूर्ण कर दिया जाए, यदि किसी तार से जोड़ दिया जाए तो तार में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये हो गया हमारा विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या हो गया, एक ऐसी युक्ति है जो क्या क्या करती है, दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर और क्या, विभव में अंतर, यानी विभव अंतर स्थापित कर देती है, स्थापित करता है, या आवेश के स्थानांतरण के लिए, आवेश के स्थानांतरण के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें आगे आप पढ़ेंगे कि विद्युत सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया की वजह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। ये यानी विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर स्थापित कर देती है, दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर स्थापित कर देती है, या आवेश के स्थानांतरण के लिए विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। अतः विद्युत सेल क्या है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत सेल
क्या है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि विद्युत सेल में होता है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, तो आप कहेंगे सीधे कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। तो ये विद्युत सेल की परिभाषा हो गई। आगे हम विद्युत धारा बह रही है और विद्युत धारा की माप कैसे करते हैं, विद्युत धारा कैसे कहेंगे कि ज़्यादा विद्युत धारा है कि कम विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा की इंटेंसिटी एक नया टॉपिक बन के आता है कि विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता। तो जैसे अब ये तो हम जान लिए कि यदि दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर होता है, एक बिंदु पर ज़्यादा आवेश होता है, दूसरे बिंदु पर कम आवेश होता है, तो आवेश का स्थानांतरण ज़्यादा आवेश वाले बिंदु से कम आवेश वाले बिंदु की ओर होता है। या कह लें कि एक बिंदु उच्च विभव पर होता है, यानी जहाँ पर आवेश ज़्यादा होता है, दूसरा बिंदु निम्न विभव पर होता है, यानी जहाँ आवेश कम होता है। तो आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा की इंटेंसिटी एक सेकेंड में किसी पॉइंट से जितना चार्ज, जितना आवेश गुजर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में जितना ज़्यादा अगर आवेश का प्रवाह होगा तो हम कहेंगे विद्युत धारा की तीव्रता बहुत ज़्यादा है, और एक सेकेंड में यदि कम आवेश का प्रवाह होता है तो कहेंगे कि विद्युत धारा की तीव्रता कम है। तो क्या कि परिपथ में, परिपथ का मतलब जिस रास्ते पर आवेश चल रहा होता है, परिपथ का मतलब जिस रास्ते पर आवेश चल रहा होता है। तो ये अगर हम इस सेल को ले लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इस सेल को इस तरह से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जोड़ दी, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, इसके बीच विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। अब हम देखते हैं कि यदि t सेकेंड में, यदि t सेकेंड में q आवेश कितना, t सेकेंड में q आवेश किसी बिंदु से गुजर जाता है, t सेकेंड में इस बिंदु से q आवेश गुजर जाता है, तो एक सेकेंड में कितना गुजरेगा, उसी आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। तो क्या कि परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकेंड में जितना आवेश गुजरता है, उसी आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। और इसे लिखते कैसे हैं, इसे I से लिखते हैं, छोटका I, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि t समय में q कूलाम आवेश की मात्रा को q से लिखते हैं, आवेश की मात्रा को q से लिखते हैं, तो आवेश की मात्रा हो गया q और मात्रक क्या है, कूलाम। तो q कूलाम आवेश किसी बिंदु से गुजरता है तो एक सेकेंड में उस बिंदु से प्रवाहित आवेश, और एक सेकेंड में उस बिंदु से प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, I कहते हैं। तो I बराबर क्या हो गया, Q अपान T। T सेकेंड में Q आवेश, तो एक सेकेंड में Q बाई T आवेश। तो यही I क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता होती है। इसका मात्रक एम्पियर होता है तथा बीमीय सूत्र आप पढ़ चुके होंगे कि ये मूल राशि है, विद्युत धारा की तीव्रता मूल राशि है। तो इसको हम A1 से लिख देते हैं, तो इसका बीमीय सूत्र A1 होता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा की तीव्रता।
तो इस तरह से हमने देखा कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी वस्तु में वह गुण है जिसके कारण इसी गुण से निहित किसी अन्य वस्तु पर वह विद्युत बल लगाता है। आवेश दो प्रकार का, प्लस आवेश और माइनस आवेश। किसी भी वस्तु पर आवेश तो होता है, लेकिन नेट आवेश कोई ज़रूरी नहीं है कि हो। आवेश निश्चित रूप से होता है, जितना प्लस आवेश है उतना माइनस आवेश है, तो नेट आवेश क्या हो गया, जीरो हो गया। किसी वस्तु पर नेट आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आवेश उस पर होता है। आगे आवेश का प्रवाह, यदि एक वस्तु पर ज़्यादा आवेश है, दूसरे वस्तु पर कम आवेश है, किसी कंडक्टर से जोड़ दिए तो आवेश का स्थानांतरण ज़्यादा आवेश वाली वस्तु से कम आवेश वाली वस्तु की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं पर आवेश एक समान न हो जाए। तो अगर Q1 और Q2 आवेश की दो वस्तुएं हैं, दोनों को एक तार से जोड़ दिए तो प्रत्येक पर आवेश जो Q होगा वो Q = क्या हो जाता है, Q1 + Q2/2 हो जाता है। ये हो गया। अब आवेश अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चल रहा है, यानी आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाह वैसे ही नहीं होता है। आवेश के प्रवाह के लिए दो बिंदुओं के बीच आवेश का अंतर होना चाहिए या फिर विभव का अंतर होना चाहिए। इसी अंतर को स्थापित करने के लिए विद्युत सेल लगाया जाता है। यानी विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जिसको लगाने से दो बिंदुओं के बीच चार्ज का अंतर हो जाता है, आवेश का अंतर हो जाता है, या फिर विभव का अंतर हो जाता है। या कह लें कि विद्युत सेल आवेश के स्थानांतरण के विद्युत ऊर्जा को प्रोवाइड करता है। और विद्युत ऊर्जा उसमें कैसे बनती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाती है। अब आवेश के स्थानांतरण को विद्युत धारा तो कहते हैं, और विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है, एक सेकंड में किसी बिंदु से जितना आवेश स्थानांतरित हो जाता है उसी क्या कहते हैं, विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत धारा की तीव्रता को I से लिखते हैं, I = Q/T होता है, इसका मात्रक एम्पियर होता है, और विमित सूत्र A1 होता है। आगे अब विद्युत धारा और विद्युत धारा की तीव्रता दो चीज़ें हैं। विद्युत धारा की परिभाषा अगर पूछा जाए तो केवल कहेंगे कि परिपथ में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे, लेकिन विद्युत धारा की तीव्रता की बात आती है तो आप कहेंगे कि किसी बिंदु से एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो जाता है उसी आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। सामान्यतः विद्युत धारा को ही विद्युत धारा की तीव्रता मान लिया जाता है, यानी जहाँ विद्युत धारा I लिखा होता है वहाँ आप समझेंगे कि विद्युत धारा की तीव्रता I है, न कि विद्युत धारा I है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, चार्ज का मात्रक क्या होता है, चार्ज का स्थानांतरण कैसे होता है, और चार्ज के स्थानांतरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, और उस शर्त को लागू करने के लिए विद्युत सेल की आवश्यकता होती है। फिर विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है। इन तथ्यों को आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो विद्युत सेल से संबंधित मौलिक जानकारी होगी, तो उसमें हम विद्युत सेल पढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके फिर के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।